ओके, तो प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे आप लोगों को? कुछ एक करंट का आप लोगों को नोट्स भी भेजे थे। कौन है? बताइए श्रेयस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम? प्लीज कॉपी मत देखो, अब कॉपी नहीं देखना है, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? आप बताओ प्रेरणा, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है? ये तो बना कर बोलो, और फिर से बोलो, सेक्शन दोनों का बताओ। इनकम टैक्स इसी पर है, ये रूल रेगुलेशन पर ही है। इसमें आप चाहोगी तो फिर नोट्स लिखवाए थे आप लोगों को, देखो लिखा होगा। तो कंपनी का बताए थे, रेसिडेंशियल स्टेटस, कंपनी का बताए थे, नोट्स लिखवाए हैं। लिखो तो हेडिंग लिखो, उसके बाद और क्वेश्चन बनाना आगे। कंपनीज, ये सेक्शन 6 और 3 में बताया गया है। सबसे पहला क्या था? रेसिडेंट नाम। A company is said to be एक कंपनी को रेसिडेंट कब कहेंगे? तो अ कंपनी is said to be resident in India in any of the previous year. A company is said to be resident in India in any of the previous year if 2 पॉइंट है इसमें, if एक नंबर में लिखेंगे, it is an individual, it is an Indian company, वो एक भारतीय कंपनी हो, if सबसे पहला वो एक भारतीय कंपनी हो,
It is an Indian company or सेकंड में लिखिएगा its place of effective management. हाँ, it is an Indian company और सेकंड में लिखिए its place of effective management in that year is in India. तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, उसको एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा. एक्सप्लेनेशन. Place of effective management means place of effective management means a place where key management KEY means a place where key management and commercial decision. Place of effective management means a place where key management and commercial decision that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole, संपूर्ण पूरा, whole are in substance made. देखो रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर ऑर्डिनरी बताए थे ना, whole are in substance made. सब्सटेंस बी है, सब्सटेंस होगा. एक बार पढ़ो तो उसको अभी लिख पाए जो. दो पॉइंट तो याद रखना है. एक रेसिडेंट यानी कंपनी को रेसिडेंट हम कब कहेंगे, उसको कहने के लिए दो पॉइंट होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है कि वो एक भारतीय कंपनी हो, और दूसरा इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इन इंडिया. मतलब उसका जो मतलब पूरा का पूरा कंट्रोलिंग मैनेजमेंट जो भी कहो, टोटल किस कहाँ होता हो, इंडिया में होता हो. ठीक है. सेकंड में लिखो. नहीं जी, वो हो गया रेसिडेंट के लिए. अब दूसरा क्या लिखोगी, रेसिडेंट में और था ना ऑर्डिनरी और क्या था नॉट ऑर्डिनरी. हाँ वो लिखो. एक ही लाइन है इसमें, इसको याद रखना कि अ कंपनी, हाँ एक कंपनी जो है कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होता है. तो अ कंपनी इज नेवर not ordinary resident. Not उसका नाम है सर, एक बार नहीं था.
और दो बताए थे ना, एक ऑर्डिनरी और दूसरा नॉट ऑर्डिनरी। तो ये तो नॉट वाला वो ऑर्डिनरी है। नॉन बताए थे कि नॉट बताए थे जी? नॉट बताए होंगे। नॉन रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दो प्रकार के होते हैं, और रेसिडेंट को दो कैटेगरी किया गया था, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। समझ में आया? चलो तो अब इसमें तीसरा लिखो, थर्ड। ऑर्डिनरी नहीं, NARILY। हाँ चलो लिख दो, ORDIA NARILY। रेसिडेंट RESIDENT। रेसिडेंस लिख रही हो क्या? DENT होता है जी। हाँ चलो, अब इसके बाद दो तो हम लोग को समझ में आ गया। अब तीसरा क्या मीनिंग है इसका? नॉन रेसिडेंट। ठीक है, उसमें लिखिए, इफ अ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बस बस, वो कभी भी देखो, एक कंपनी जो है क्या कहता है इसे, क्या क्या लोग समझे, एक कंपनी कभी भी आपको नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकता है। आप लोग क्या टैक्सेस में आपको यही पड़ा है, ये तो बहुत अब दिखा देते हैं जैसे दिखा दे। और लिखना है? ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट शांत रहो। An Indian company is always a resident company for income tax purposes. अरे वो नहीं लिख पाए थे कि फर्स्ट पॉइंट जो था, हाँ उसमें तक ये करा है कि ऑब्जर्वेशन में करा है कि एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेसिडेंट कंपनी फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस इवन इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ये लाइन समझ में आया? इफ, ध्यान सुनो, if the control and management of its affairs is situated outside India, यानी भारत के बाहर, अब्रॉड, ठीक है, भारत के बाहर भी वो कंपनी है और उस कंपनी को पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से किया जा रहा है, तो भी वो कंपनी किस कैटेगरी में आएगा? रेसिडेंट में। हाँ, सेकंड पॉइंट कहता है नॉन इंडियन कंपनी, or a foreign company will be treated as resident
of India for any previous year only if the entire control and management of affair of such company during the relevant previous year is situated in India. ये बात नहीं करो। इसमें भी वही दिया हुआ है, दो ही, एक ही लाइन दिया हुआ है। या कंपनी इज नेवर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कंपनी जो है, ठीक से बैठो ना, मतलब बैठना भी अपनी को सीखना पड़ेगा जी। ओके, थर्ड लिखो तो नॉन रेसिडेंट। सेकंड हो गया, उतना ही था कि एक कंपनी जो है वो कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकता है। इफ अ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो दोनों कंडीशन ऊपर वाला फुलफिल नहीं करता है, सिंपल, जो ऊपर में लिखा है ना रेसिडेंट में, कि अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो फिर वो कौन सा कंपनी हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि इफ अ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाइड बोथ द above two conditions, yeah, both the aforesaid condition of residence, it is said to be non-resident company. If a company does not satisfy both the aforesaid condition of residence, it is said to be residence. It is said to be a non-resident company. It means neither the company is an Indian company, it means, इसलाइन को अंडरलाइन कर लेना, it means neither the company is an Indian company or nor the place of its effective management is in India.
तो इसमें दो कैटेगरी में इसको रखा गया है। एक और पॉइंट है 6(4) में, सेक्शन 6 क्लॉज 4 में बताया है एवरी अदर पर्सन। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एवरी अदर पर्सन। हाँ, ये सेक्शन 6 क्लॉज 4। एवरी अदर पर्सन 6 क्लॉज 4। एवरी अदर पर्सन जिसमें आपको लोकल अथॉरिटी हो जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख सकती हो एवरी अदर पर्सन, ब्रैकेट में लिख लो लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पर्सन। अब ये बता रहा है कि इंडिविजुअल एंड एसयूएफ कैन बी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ऑल अदर पर्सन कैन बी आइदर रेसिडेंट और क्या, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। देखो, एवरी अदर पर्सन ब्रैकेट में लिख लिए इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, is said to be resident in India in any previous year, in any previous year, in every case, in any previous year, in every case, except where during that year, except where during that year, the control and management during that year, the control and management of its affairs is situated only outside India. WHO, outside India. It means the residence of every other person, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो, it means the residence of every other person is determined in the same manner as of a firm or association of persons. सिर्फ इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वही आपको तीनों कैटेगरी का होगा, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। बाकी जितने भी हैं वो दो ही चीज होगा, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है ना, लिखवाना कोई जरूरी नहीं है, ये याद रहेगा।
एक देखो, एक पेज अभी भेज रहे हैं आप लोग के ग्रुप में, उसमें क्या करना है, जब आप लोग बताओगे आवाज नहीं, जल्दी बनाओ उसको।
आवाज नहीं। और मैं तो बना रहा क्वेश्चन, बात क्यों कर रही इतना? नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन।
सॉल्यूशन के साथ में भेजे हैं। अगर कंपनी का ये टॉपिक समझ में आएगा तो आराम से 2 मिनट में बना लोगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या हुआ? हाँ, कुछ बहुत बड़ा होगा। वो पढ़ने के अलावा वो चलो ठीक है, उसको रिसर्च लेके आइएगा डेली पर डे, लेके आइएगा डेली पर डे। तो सबको तो देखिए आपको समय मिल जाता है तो भी ले आएंगे। एप्लीकेशन को फोन किए हैं लेकिन अभी तक नहीं आया है। देखो टैक्सेशन ओके हो जाएगा इतना से ना। फिर उसके बाद कुछ टॉपिक आगे है। एक क्वेश्चन ये भी बराबर आता है एग्जाम में, लिख लो तो क्वेश्चन एक लिख लो तो
state clearly the difference between state clearly the difference between the assessment of फर्स्ट लिखोगे और रेसिडेंट, सेकंड में लिखोगे और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और थर्ड में लिखोगे और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में क्या डिफरेंसेस है ये लिखना है। ओके बच्चे, इसको कर लेना है और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करते हैं।